देखो, अगर हम लोग ये वर्ल्ड कप जीतते हैं ना, तो हमें साउथ अफ्रीका को थैंक यू बोलना पड़ेगा, ठीक है? बिकॉज़ वी ओwe इट टू देम। क्योंकि साउथ अफ्रीका ने सबसे पहले तो हमें वो चाँटा मारा, जिसकी हमें ज़रूरत थी। उन्होंने बताया, भाई तुम अगर ये सोच रहे हो ना कि हम लोग तो ऐसे-तैसे करके वर्ल्ड कप जीत जाएँगे, तो वैसा तो होने वाला है नहीं, ठीक है? तो उन्होंने हमें वो जगाया। और उसके बाद लेकिन हम उन्होंने हमें नॉकआउट नहीं किया। आज जब उन्होंने वेस्ट इंडीज़ को हराया ना, तो दे मेड श्योर कि भई ठीक है, तुम भी टूर्नामेंट में बने रहो। क्योंकि आज जब उन्होंने वेस्ट इंडीज़ को हराया, तो हमारा इंडिया का इक्वेशन ना सडनली बहुत आसान हो गया अब। अब हमें वेस्ट इंडीज़ को हराना है, और अगर हमने वो कर दिया, तो वी आर इंटू सेमीफाइनल्स। और उसके बाद अब मुझे लग रहा है, I genuinely feel it's gonna be again साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया 2024 का जो फाइनल था ना, इट्स गोना बी रिपीट ऑफ दैट इन दिस वर्ल्ड कप आल्सो। लेकिन साउथ अफ्रीका जो खेला है यार आज वेस्ट इंडीज के खिलाफ, मतलब मतलब यार वेस्ट इंडीज को भी मानना पड़ेगा, बट साउथ अफ्रीका इज जेन्युइनली लुकिंग ऑन अनदर लेवल। उनकी प्रिपरेशन, उनके स्क्वाड का बैलेंस, ये सारी चीजें ना बहुत अच्छे तरीके से मतलब दिखाई दे रही हैं। वो अकेली टीम है जो 3-3, 4-4, 5-5 स्पिनर्स को लेके नहीं खेल रही। वो 4 उनके पेस बॉलर्स लेके खेल रही है। अपना ये लेफ्ट आर्मर उनका कॉर्बिन बॉश, लुंगी एनगिडी, रबाडा और मार्को यान्सन। और चारों के चारों ना अलग-अलग टाइप के बॉलर है। एक लंबू लेफ्ट हैंडर, लंबा-चौड़ा जो बैटिंग करता है। अगेन देन राइट हैंडर कॉर्बिन बॉश जो बैटिंग करता है। उसके बाद रबाडा भी थोड़ा बहुत खींच ही लेता है यार। और एनगिडी, मतलब इन सबसे बेहतर बॉलिंग एनगिडी की रहे, क्योंकि वो सारे वो स्लोअर वन्स वगैरह डाल के इन पिचेस पे उसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है। और उसके साथ-साथ केशव महाराज है उनके पास। अगर अपने लेफ्ट हैंडर्स आ जाते हैं, तो मार्करम है उनके पास। तो दे हैव लाइक अ रियली सॉलिड बॉलिंग लाइनअप एंड बैटिंग। भाई मार्करम वगैरह की फॉर्म देखते हुए, मतलब आज तो बॉलिंग में उन्होंने वेस्ट इंडीज की वाट लगा दी थी। 80 पे 7 हो गया था वेस्ट इंडीज। उसके बावजूद जो वेस्ट इंडीज ने किया ना, वो भी बताता है कि दैट टीम इज आल्सो रियली गुड। 80 पे 7 होने के बावजूद वेस्ट इंडीज 176 पे पहुँच गया। तो आप मतलब भले साउथ अफ्रीका ने आज उनको एक बड़े मार्जिन से हराया हो, लेकिन मुझे नहीं लगता हम लोग वेस्ट इंडीज़ को भी, जो हमारा मैच है ना वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, उसको लाइटली ले सकते हैं। आज वो थोड़ा-सा ऑफ हो गए, लेकिन उनकी रिकवरी अच्छी थी। लेकिन साउथ अफ्रीका ने फिर से बैटिंग, जैसे कि मार्करम ने जैसे बैटिंग की ना, उन्होंने वो मतलब बहुत ही आसानी से मैच जीत लिया। तो आई एम रियली ग्लैड कि जिस तरीके से, मैं तो मतलब आज का वैसा वाला ही दिन था कि भाई आज के मैच, पहले मैच के ऊपर डिपेंड करने वाला था कि दूसरा मैच देखना है या नहीं देखना है। तो जब साउथ अफ्रीका ने जीता, आई एम श्योर लॉट ऑफ फैन्स, इंडियन फैन्स वर रिलीव्ड, क्योंकि अब इक्वेशन काफ़ी आसान हो गया। अब आपको रन रेट वगैरह की चिंता करने की ज़रूरत है नहीं, सीधा हराओ और आगे चले जाओ। लेकिन उसके बाद जो इंडिया का मैच हुआ ना, मुझे लगता है वही जो हमने चाटा खाया साउथ अफ्रीका से, उसके बाद अभी इंडिया भी इस बार अभी सीधा लाइन पे आ गया। फिर वो जो वाशिंगटन सुंदर वाला एक्सपेरिमेंट, उसको हमने हटा के, जो सही है यार, बापू की मतलब पता नहीं बापू की जगह पे भी कैसे डाउट, मतलब क्यों हम थोड़ा-सा ना फंकी हो गए थे हमारी टैक्टिक्स को लेके, कि अच्छा लेफ्ट हैंडर्स है तो वाशी को खिलाएँगे वगैरह। तो अक्षर पटेल वाज़ बैक एंड आई एम इन सपोर्ट ऑफ दिस संजू सैमसन को जो लाया गया ना टीम में, आई एम इन फुल सपोर्ट ऑफ दिस एंड माय रीजनिंग इज सिंपल। आपके 3 बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में, ठीक है? 3 बैट्समैन के एक भी कंट्रीब्यूशन नहीं आया, एक भी मैच में कंट्रीब्यूशन नहीं आया था। एक था अभिषेक शर्मा, दूसरा था तिलक वर्मा। तिलक वर्मा ने वो 25-30 बनाए थे, बट ही डिड नॉट मैनेज टू किक ऑन। और उसके बाद था रिंकू सिंह। उसमें से सबसे खराब, मतलब इन तीनों में से अगर एक ने भी 5 मैच में परफ़ॉर्म नहीं किया, तो एक के ऊपर तो गाज आनी थी। एंड आई एम ग्लैड, मतलब आई आई थिंक इट्स अ राइट डिसीजन कि रिंकू सिंह को वो टीम के बाहर बिठाया गया, क्योंकि आपको टॉप ऑर्डर को आपको स्ट्रेंथन करना था। आपको आपके वो टॉप ऑर्डर के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने थे। और रिंकू सिंह की ना फॉर्म आ रही थी, ना ही रिंकू सिंह का उतना यूटिलाइज़ेशन हो पा रहा था, ना ही हमारी बैटिंग उतने एंड तक जा रही थी। जब उसको खेलने का मौका मिला, तब भी 6 बॉल मिले। जब ज़्यादा ओवर्स मिली, तब उस वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया था। तो आई थिंक इट्स फेयर कि, या आई नो कि रिंकू सिंह ग्रेट फील्डर है, बहुत बढ़िया फिनिशर है, बट वो नहीं, ही इज़ क्लियरली स्ट्रगलिंग। एंड एक संजू सैमसन को आपने जैसे टॉप ऑर्डर में फिट कर दिया ना,
उसने इतने सारे आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। वो जो होता है ना एक छोटी-सी मूव होती है, लेकिन उसके जो रिपल इफेक्ट्स जो होते हैं ना वो इतने सारे बेनिफिट्स वो अपने आप होते चली जाती हैं चीज़ें। वो हो गया ना, आपको आपकी अब तक की हाईएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप मिली। इस वर्ल्ड कप की 48 रन्स की कुछ 48 रन्स ही है, कुछ ऐसा पहाड़ नहीं है, 100 रन की पार्टनरशिप नहीं लगाई। लेकिन उस 48 रन की पार्टनरशिप ने भी आपको बहुत बेनिफिट्स दे दे। एक तो वो एक सर्टेन पेस पे बनी, बहुत तेज़ी से बनी, 3 या 4 ओवर में हम लोग 46 रन्स कर रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल संजू सैमसन ने स्ट्राइक लिया तो आपने वो जो ऑफ स्पिनर हर एक टीम अपना जो ऑफ स्पिनर डाल रही थी ना अपने खिलाफ, वो मार्करम हो गया, सईम अयूब हो गया, या फिर सॉरी नीदरलैंड्स का जो प्लेयर था वो हो गया। आपने वो टीम्स का ऑफ स्पिनर का ऑप्शन निकाल दिया क्योंकि अब जब राइट हैंडर है तो कोई भी टीम सोचेगी कि भाई ऑफ स्पिनर से बॉलिंग करवानी है या नहीं करवानी है। और ये सारे ऑफ स्पिनर ऐसे नहीं है, इनमें से कोई भी रविचंद्रन अश्विन या फिर नेथन लायन नहीं है, तो आपने वो ऑफ स्पिनर हटा दिया। अब तो पेसर से बॉलिंग हुई। पेसर से बॉलिंग हुई, संजू सैमसन ने अपनी तरफ स्ट्राइक रखा, तो अभिषेक शर्मा को भी ना वो एक 2 ओवर मिले कि टू सेटल डाउन, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्ट्राइक संजू सैमसन के पास रहा था और जो संजू सैमसन उसी अंदाज में खेला, जिस अंदाज में वो खेलता है। उसने भी एंड यू हैव टू एडमिट दिस अबाउट एडमायर दिस अबाउट संजू सैमसन कि जो भी सिचुएशन रहे, उसका फॉर्म कितना भी अच्छा रहे, बुरा रहे, वो किसी भी गलत तरीके से खेलता रहे, भाई वो सेटल डाउन होने वगैरह की नहीं सोचता, वो टाइम लेके खेलने की नहीं सोचता, वो टीम के कॉज़ के लिए वो विकेट फेंकने के लिए तैयार रहता है, लेकिन वो मारने को ही जाता है। भले उसके पल्ले में बॉल रहे, ना रहे, उसको उसकी कोई वीकनेस टारगेट की जा रही हो, लेकिन वो मारने के लिए ही जाता है। उसने हो गया, उसने 24 रन बनाए कुछ ज़्यादा नहीं बनाए, लेकिन वो 24 रन का इम्पैक्ट रहता कि आपने 48 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप लगाई। इससे पहले आपकी वर्ल्ड कप में हाईएस्ट पार्टनरशिप थी 25 रन की। उसमें भी संजू सैमसन ही था। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने ही ओपन किया था। उसमें भी उसने 22 रन बनाए थे उस 25 रन में से। उसके बाद की जो अपनी पार्टनरशिप्स रही है ना, वो 0-0, 1 और 8 की रही है। तो जैसे ही वो 48 रन की पार्टनरशिप बनी, वो ऑफ स्पिनर का ऑप्शन आपने नेगेट कर दिया। उसके बाद ऑफ स्पिनर को लाया गया ए, संजू सैमसन की विकेट गिरने के बाद, पावर प्ले के बाद। लेकिन तब तक आपको वो जो स्टार्ट था ना, वो मिल चुका था। वो जो अर्ली नर्वसनेस जो हमारी दिक्कत रही है ना इस टूर्नामेंट में कि 6 ओवर में ही हम लोग 40 पे 3 हो रहे, 25 पे 3 हो रहे। वो फ़ेज़ हमारा निकल चुका था। हम लोग 70-80 रन बना के 1 विकेट के नुकसान पे बैठे थे। तो जब ऑफ स्पिनर भी आया ना, तब तब अभिषेक शर्मा सेटल हो चुका था। ईशान किशन को भी एक एक प्लेटफ़ॉर्म बन चुका था पूरी टीम के लिए कि जहाँ से तुम लोग अटैक कर सको। एंड आई वाज़ हैप्पी कि टीम इंडिया ना, आई आई वाज़ जेन्युइनली हैप्पी अभिषेक ने जिस तरीके से खेला ना इस मैच में। देखो, हर आपकी फ़ॉर्म ऊपर-नीचे होनी है। ठीक है? जिस स्वैग के साथ, जिस ऑडेसिटी के साथ स्टेप आउट करते हुए हमने अभिषेक को खेलते हुए देखा है ना, आज वो अभिषेक नहीं खेल रहा था। ही वाज़ बीइंग वॉचफुल, ही वाज़ बीइंग केयरफुल। उसने आते ही अंधाधुंध मारना शुरू नहीं किया। वो ज़िम्मेदारी संजू ने उठाई। अभिषेक को वो टाइम मिला, उसने वो लिया। उसने वो सिंगल डबल्स भी लिए, जानबूझ के थोड़ा बड़े शॉट्स के जगह पे 1-1 रन, 2-2 रन उसने निकाले। व्हिच इज़ वेरी एसेंशियल जब आपकी खास करके जब फ़ॉर्म नहीं चल रही, तब आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। उसके बावजूद उसने 30 बॉल में 55 रन बनाए, तो स्ट्राइक रेट उसका 180 का ही रहा है, कुछ कम नहीं रहा है। तो अब उसने स्वैग वो नहीं दिखा जो अभिषेक वाला, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है भाई, स्वैग के साथ मारा हुआ चौका भी चौका ही होता है और बिना स्वैग के मारा हुआ चौका भी चौका ही होता है। तो आई वाज़ ग्लैड कि अभिषेक ने ही अप्लाइड हिमसेल्फ और उसने वो टाइम बिताया और वो एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन और फिर भी 180 का स्ट्राइक रेट है, वो करके वो वापस आया और उसके बाद ईशान किशन आया, वो मारता चला गया, सूर्य कुमार आया, वो मारता चला गया, हार्दिक आया, वो मारता चला गया। अब क्या हुआ, जो तिलक वर्मा की दिक्कत है, इन ऑल ऑफ दिस जो तिलक वर्मा की दिक्कत थी कि तिलक वर्मा फँस जाता है और ये उसकी वीकनेस है, वो फँस जाता है स्पिनर्स में। और जब हम लोग वो ऑफ स्पिन टॉप है, लेफ्ट हैंडेड हेवी हमारा टॉप ऑर्डर था, तब उसमें वही हो रहा था कि ऑफ स्पिनर से चलाए जा रहे थे दूसरे टीम और वो रन बॉल एक सिर्फ बना पा रहा था तिलक।
जब ये हट गया तो तिलक को जब 5 नंबर पे डाला गया तो व्हेन ही केम स्पिनर्स का फेज़ निकल चुका था गेम से। 15 ओवर के बाद तिलक की एंट्री हुई तब तक स्पिनर्स वाला जो फेज़ होता है ना गेम का वो निकल चुका था। तो उसको वो पेस बॉलर्स फेस करने मिले जो उसकी स्ट्रेंथ है, जिनको वो मार सकता है। और आज तिलक ने जो बैटिंग की है ना वो आज 200 के स्ट्राइक रेट से फिर तिलक ने रन मारे। तो मैं जो बोल रहा था ना कि एक आपका डिसीजन, एक संजू सैमसन को आपने ऊपर फिट कर दिया, आपने राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन आपका एक नेचुरली एक्सेप्ट फॉर ईशान किशन एट 3 बट आपका मोर और लेस एक राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन बनता चला गया। आपके वो सारे प्लेयर्स शील्ड हो गए जिनकी वीकनेस रही है ऑफ स्पिन की, वो लेफ्ट हैंडर्स खास करके। तिलक को उसका बेनिफिट मिला, उसका बेनिफिट अभिषेक शर्मा को मिला एंड सडनली यू आर जस्ट लाइक दैट आपने 250 ऐसे बना लिए कि एज़ इफ ऐसे कोई दिक्कत बैटिंग की कभी थी ही नहीं हमारे। तो वो एक डिसीजन कितना मतलब यूज़फुल होता है एक टीम के लिए, वो आज के मैच में दिखा है। वही एक डिसीजन जो वॉशिंगटन सुंदर का था पिछले मैच में, वो हमारे लिए उतना ही हानिकारक रहा था। दिस इज़ नथिंग अगेंस्ट वॉशी अगेन, बट आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड ना टीम इंडिया हैज़ फाउंड इट्स कॉम्बिनेशन एंड वी शुड परस्यू द सेम कॉम्बिनेशन। ओनली मैं एक ही चीज़ मुझे लगी कि कहीं न कहीं आई लाइक जब ईशान किशन की विकेट गिरी, सूर्या आया, अभिषेक शर्मा की विकेट गिरी एंड सूर्या आया, आई थॉट दैट पोज़ीशन इज़ टेलर मेड फॉर शिवम दुबे। दैट नंबर 5 की पोज़ीशन 12-13 ओवर में जब तक स्पिनर्स ऑपरेट कर रहे हैं, उस जगह पे हार्दिक पांड्या आ गया और मतलब हार्दिक पांड्या ने भी वो स्पिनर को मारा इवांस करके जो लेग स्पिनर आया क्योंकि इमीडिएटली फिर जिम्बाब्वे उनका लेग स्पिनर लेके आ गई। आप ना आपका एक नेचुरली अब लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बन रहा है। उसमें आपको उतना ही स्विच करना है कि दुबे को भेज दिया या फिर हार्दिक को भेज दिया। अगर सूर्या की विकेट जाती है तो हार्दिक को भेजो, अगर ईशान किशन की विकेट जाती है तो दुबे को भेजो। ये आपका एक नेचुरली लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बन रहा है। आई थिंक वी शुड मेंटेन दैट एंड सेकेंडली दुबे का स्ट्रेंथ है वो मिडल ऑर्डर्स में स्पिनर्स को टारगेट करना। आप जब दुबे को भेजते हो ना, तो अपोजिशन कप्तान, अपोजिशन बॉलर्स ये सोचने लगते हैं कि भाई अब इसको किसको बॉलिंग करें? क्या हमें हमारे पेस बॉलर्स को बॉलिंग देनी चाहिए? इसको क्योंकि स्पिनर्स दे नहीं सकते, ये मार डालेगा। वो उसकी नेचुरल स्ट्रेंथ है। एट द सेम टाइम हार्दिक की भी एक नेचुरल स्ट्रेंथ है पेस बॉलर्स के खिलाफ डेथ ओवर्स में बैटिंग करना 15 ओवर के बाद। मुझे लगता है वो वी शुड स्टिक टू दैट फॉर्मूला कि दुबे को जितना हो सके मिडल ओवर्स में स्पिन को टारगेट करने के लिए भेजो। लेकिन खैर इट्स फाइन, मतलब इट्स वो बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। लेकिन बट आई स्टिल फील इट कैन मेक इट्स अबाउट गेटिंग द मैक्सिमम आउट ऑफ दुबे एंड आल्सो मैक्सिमम आउट ऑफ हार्दिक, वो जो उनकी स्ट्रेंथ है। तो दैट वन बैटिंग ऑर्डर में चेंज मुझे लगता है कि होना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन उसके बाद जब 250 रन बनाए ना तो मैच तो आ गया था और ये वाला मामला भी नहीं रहा था कि भाई नेट रन रेट कुछ संभालना है, जिम्बाब्वे को 100 रन से हराना है। तो इंडिया ने जब बॉलिंग शुरू की ना उसमें भी एक चीज़ जो बदलाव बदलाव नहीं मतलब वही इंडिया वेंट बैक टू इट्स ओल्ड वेज़। जैसे अक्षर पटेल को लेके आया ना वैसे ही इस टूर्नामेंट में या फिर वर्ल्ड कप से पहले भी हमने देखा है यार कि इंडिया ने इंडिया हार्दिक पांड्या से ओपन है। एक ओवर अर्शदीप का जाता है, ओपन अर्शदीप करता है और दूसरा हार्दिक पांड्या करता है क्योंकि अगेन हार्दिक पांड्या की वो स्ट्रेंथ है, वो नए बॉल से मच मोर इफेक्टिव है रादर देन इन मिडल ओवर्स। तो लेकिन जब ये मैच हो रहा था साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो पता नहीं क्यों हमने उस दिन वो डिसीजन ले लिया कि नहीं हम लोग बुमराह से बॉलिंग करवाएँगे। तो अर्शदीप और बुमराह ने मिला के उस पावर प्ले में 6 ओवर्स में 5 ओवर डाले थे। हालाँकि बुमराह 1 ओवर डालता है और अर्शदीप यूजुअली 2 ओवर डालता है और हार्दिक पांड्या ने 1 भी ओवर नहीं डाला था। वो जो एक टैक्टिक थी ना, वो भी हमें काफ़ी महँगी साबित हुई थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ क्योंकि हाँ, हमने पावर प्ले में 3 विकेट तो ले लिए थे साउथ अफ्रीका के, लेकिन आपके प्राइम बॉलर्स के जो ओपन और डेथ में बॉलिंग डालने में एक्सपर्ट है और इवन इन द मिडल ओवर्स वो एक अटैकिंग ऑप्शन है। उनके 5 ओवर खत्म हो गए थे, 3 ही ओवर बचे थे, जो आपको डेथ ओवर्स के लिए सँभालने थे। तो जब वो पावर प्ले खत्म हो गया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसके बाद आपके पास कोई अटैकिंग ऑप्शन नहीं बचा था एक्सेप्ट फॉर वरुण चक्रवर्ती
और जैसे ही वरुण चक्रवर्ती को साउथ अफ्रीका ने धोया है ना, आई थिंक उन्होंने भी ना वो बहुत स्मार्टली टारगेट किया। दे आल्सो रियलाइज़ कि इनके 5 ओवर खत्म हो गए, तो उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को टारगेट किया। तो उसके बाद आपके के पास बचा कौन था ऑप्शन? आपके पास बचा था वॉशिंगटन सुंदर, दुबे और हार्दिक पांड्या, एंड हार्दिक पांड्या एट द ओपनिंग इज़ नॉट द सेम बॉलर एज़ हार्दिक पांड्या इन द मिडल, ठीक है? उस उससे हमने 20वाँ ओवर कराया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जिसमें 20 रन पड़े थे। सो ऑल दोज़ डिसीजंस ना, मतलब उन डिसीजंस के चलते हमारी वो 170 रन की, सॉरी 70 रन की हार रही थी, जो आज हमने फिर से रेक्टिफाई किया। वी वेंट बैक टू द वे दैट वाज़ वर्किंग फॉर अस, कि अर्शदीप से करवाई, दूसरी साइड से हार्दिक से करवाया। विकेट नहीं गिरे, लेकिन यार बॉलिंग शुरू के 6 ओवर में ही बॉलिंग इतनी टाइट थी, रन बॉल ही मामला चल रहा था ना, कि विकेट की ज़रूरत भी नहीं लगी। तो एंड 7वें ओवर में आगे बापू, बापू ने दिखा दिया कि बापू, बापू क्यों है। क्योंकि भाई वो पहले ओवर में उसने 3 रन दिए, 1 विकेट ले लिया। तब पहला विकेट बापू ने लिया है, अक्षर पटेल ने, जिसको तुमने बाहर बना बिठा के रखा था, और वो भी लिया है लेफ्ट हैंडर का। अब बताओ मैचअप कौन का किसका किसके साथ है। तो प्लीज़ ये अक्षर पटेल को डन कर दो, इसके ऊपर चर्चा भी नहीं करनी अभी आगे जाते हुए भी। उसके बाद रन्स पड़े, 1 पॉइंट के बाद ना रन्स पड़े, लेकिन किसी भी पॉइंट पे ना कोई थ्रेट था नहीं। हालाँकि आई वाज़ ऑल्सो लिटिल कंसर्न, मुझे समझ में नहीं आया। देखो तुमको ना पिछले मैच में ना अच्छी खासी मार पड़ी है, ठीक है? तुम्हारे पास आज एक मौका था एक बड़ा स्टेटमेंट देने का, जो तुमने 250 रन बनाए, ठीक है। लेकिन तुम्हारे पास मौका था कि तुम भी वो मान लो 150 या फिर उसके आस-पास तुम ज़िम्बाब्वे को आउट कर लो। अपने सारे बॉलर्स, प्राइम बॉलर्स है, प्राइमरी बॉलर से बॉलिंग करवाओ और जितना जल्दी हो सके ज़िम्बाब्वे को लपेट दो, ताकि आप भी एक कॉन्फिडेंस लेके, एक मोमेंटम लेके चले जाओ। खास करके जब आप एक बड़ी हार के बाद आ रहे हो। लेकिन इंडिया चोज़ टू गिव शिवम दुबे द बॉलिंग प्रैक्टिस, जो काफ़ी ऑफ कलर लग रहा है बाय द वे। कुछ 40 प्लस रन दिए शिवम दुबे ने 2 ओवर में, 46 रन दिए 2 ओवर में। वरुण चक्रवर्ती को भी फिर से मार पड़ी। तो इंडिया वाज़ जस्ट, मुझे वो बात सही नहीं लगी। आपको आज आज रूथलेसली मैच खत्म करना था। आप फिर से, हम लोग हमारे छठे बॉलर को प्रैक्टिस करवाएँगे, ये करवाएँगे, ये ट्राई करके देख लेंगे, वो ट्राई करके देख लेंगे के चक्कर में चले गए। एंड ओवर दे दिया शिवम दुबे को, आखिरी ओवर। वो तो एक पॉइंट पे भाई दूसरे पिच पे बॉल डाल रहा था शिवम दुबे। उसकी बॉलिंग को क्या हो गया, समझ समझ में नहीं आ रहा सडनली। मतलब आज जो शिवम दुबे ने जो बॉलिंग की ना, वो बॉलिंग से तो उसके कॉन्फिडेंस को ज़्यादा नुकसान हुआ होगा फ़ायदे के अलावा। आपको तो उसको तभी यूज़ करना है जब थोड़ा आपको कुछ अलग थ्रो करना है अपोज़िशन की तरफ। ये ऐसे बॉलिंग करवा के ना कोई मतलब नहीं बना। 2 ओवर में 46 रन खाए यार उसने। और पिछले मैच में भी उसने काफ़ी सारे रन खाए थे। लेकिन पिछले मैच में समझ में आता है, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर आपका विकल्प नहीं रहा था, तो आपने उससे बॉलिंग करवाई थी। आज कोई मतलब नहीं था शिवम दुबे से बॉलिंग करवाना। तो ये जो एटीट्यूड है ना, अब मत रखो यार। सुपर 8 में भी अब अपना हर आपका हर एक मैच एलिमिनेशन वाला मैच बन चुका है। तो ये अब हम प्रैक्टिस करवाते हैं वाले एटीट्यूड से मत जाओ। अब जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग हैंड है वही खेलो। तो खैर, नाउ इट्स अ सिंपल इक्वेशन फॉर इंडिया। एंड मुझे लगता है एक एक और बात थी यार, जो हम लोग पहला मैच हार गए ना, हार गए ठीक है, डिसअपॉइंटेड तो मैं भी था। लेकिन जिस तरीके का हेट्रेड निकल के आया है भाई, इस टीम इंडिया के खिलाफ, इन प्लेयर्स के खिलाफ, कि सडनली लोग मतलब ऐसा भाई इनको तो खेलना ही नहीं आता, ये फ्लैट विकेट बुली है, ये तो स्पिन खेलना जानते ही नहीं है। और सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे बोल दिया कि देखो इसकी एरोगेंस, देखो इनका ओवर कॉन्फिडेंस, इनको अब समझ में आ रहा है रोहित शर्मा, विराट कोहली वगैरह वगैरह। पता नहीं इतनी ले डिसअपॉइंटेड मैं भी था भाई, मैं भी हटता, मैं भी थोड़ा सा शौक था कि यार ये क्या हो रहा है, टीम उस तरीके से खेल नहीं पा रही जैसे हमने देखा है। हाँ, हमारी गलतियाँ एक्सपोज़ हुई है, हाँ, हमारे टैक्टिक्स एक्सपोज़ हुए हैं, हमारे प्लेयर्स, हमारे ख़ास करके बैट्समैन, उनके स्किल अगेंस्ट स्पिन एंड स्लो पिचेस एक्सपोज़ हुए हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन भाई इसका सॉल्यूशन अगर आपको लग रहा है कि नहीं देखो रोहित शर्मा और विराट कोहली वो हैं, तो आई एम सॉरी, तो शायद आप भूल रहे हो 2021 का वर्ल्ड कप, आप भूल रहे हो 2022 का वर्ल्ड कप। उसमें भी रोहित शर्मा, विराट कोहली ये सब थे। कुछ नहीं हुआ था, लीग स्टेज से बाहर हो गए थे हम लोग।
दूसरे इसमें भी सेमीफाइनल से बाहर हो गए थे। दोनों वर्ल्ड कप में 10-10 विकेट रख के टीम ने मारा था हमको। एक में तो पाकिस्तान ने मारा था, एक में इंग्लैंड ने मारा था। ठीक है? तो ये जो देखो हमेशा ना जो प्लेयर खेल रहे होते हैं ना उनके उनके अलावा जो बाहर बैठे हुए प्लेयर अच्छे लगते हैं। अब लोगों को लग रहा होगा नहीं, नहीं देखो तुम्हें तो शुभमन गिल को खिलाना चाहिए था उसका तो इम्पोर्टेंस तुम्हें पता चलता। किसी को लगेगा श्रेयस अय्यर को खिलाना चलता है। नहीं भाई, यही तुम्हारी बेस्ट टीम है। जो जिसने पहले खेलना शुरू किया ना वही तुम्हारा बेस्ट प्लेइंग 11 था। हाँ, कंडीशंस के चलते, पिचेस के चलते और बड़ा स्टेज है यार, वर्ल्ड कप है। उनके चलते हमारे टॉप ऑर्डर की कुछ वीकनेसेस एक्सपोज़ हुई, हमारे प्लेयर्स के कुछ वीकनेसेस एक्सपोज़ हुए हैं। लेकिन यार एक्सपीरियंस भी तो इनको तभी आएगा ना जब खेलेंगे। तिलक वर्मा की उम्र 23 साल है। ठीक है, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा ये सारे अपना पहला वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो एक्सपीरियंस जो कोहली का रहा है, रोहित शर्मा का रहा है, वो इनके पास आ जाए? बिना खेले कहाँ से आएगा एक्सपीरियंस? मतलब 23 साल की उम्र में 15 साल का एक्सपीरियंस तिलक वर्मा कहाँ से लेके आएगा वर्ल्ड कप में खेलने का? जब खेलेगा तभी पता चलेगा ना। तो आपकी टीम यही है। आज जो चेंजेस किए मुझे लगता है इंडिया इज़ ऑन द राइट पाथ कि जो मुझे लगता है जो बेस्ट कॉम्बिनेशन बना है। अनफॉर्च्यूनेटली कुछ प्लेयर्स भी हमारे आउट ऑफ फॉर्म हो गए। रिंकू सिंह का आउट ऑफ फॉर्म जाना किसने सोचा था? अभिषेक शर्मा का आउट ऑफ फॉर्म जाना किसने सोचा था? तो उसके चलते हमारे प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म हो गए, लेकिन आई थिंक उनका उनको वो उसी 15 में वो सॉल्यूशन हमें मिल गया है। आई जेन्युइनली बिलीव इट कि ये संजू सैमसन कैन प्रूव अ मास्टर स्ट्रोक और संजू सैमसन को वो 50, 60, 100 रन बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो लिटरली इतने ही बनाने की ज़रूरत है कि भाई तू हमको क्विक फायर मतलब वो 10 बॉल 25 दे दे, 15 बॉल 30 दे दे, बस उतना भी वो कर जाता है ना तो टीम इंडिया जैसे उसके रिपल इफेक्ट्स क्योंकि जो देखे हमने आज वो 250 बना देगी ये टीम, ठीक है? तो उतना ही उसको करने की ज़रूरत है, बाकी उसकी वीकनेस जो रहे ना रहे, बस 0 पे आउट मत हो जाओ, पहले 2 ओवर में कोई विकेट मत डालो बस। और आई थिंक इन दैट सेंस दिस टीम हैज़ मतलब उन्होंने एक सही दिशा में आई थिंक कदम डाला है एंड आई होप इफ वी क्रॉस दिस वेस्ट इंडीज बैरियर ना व्हिच नाउ आई डू फील कॉन्फिडेंट अबाउट टू बी ऑनेस्ट अगर हम लोग वो क्रॉस कर जाते हैं ना तो इट इज गोना बी अगेन इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका एंड आई वोंट से वी आर फेवरेट्स बट साउथ अफ्रीका इज द टीम टू बीट अगर हम लोग उन्हें मार पाए तो देन वर्ल्ड कप इज आवर्स व्हाट डू यू थिंक आज जो टीम ने जो चेंजेस किए आपको उनके बारे में क्या लगता है and do you think this is the best 11 that we can play based on current form and combination left right वगैरह tactics के चलते do you think this is the best combination मुझे comment section में जरूर बताना थैंक यू